और कोई सब बातें सच या झूठ हो सकते हैं, लेकिन योगेश डिमरी को जिस तरीके से मारा है तो उसका तो मेडिकल सामने है, हॉस्पिटल सामने है गवाह उसका। वो एम्स में इतने दिन रहा है, उसका जबड़े बिल्कुल तोड़ दिए गए, वो मुंह से आवाज नहीं निकाल सकता था। वो बोलता क्या वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करता, क्या वो बोलता, उसकी तो ऐसी अधमरी स्थिति कर दी थी कि वो जिंदा भी है या मरा भी है ये भी कोई पता नहीं लगा सकता था। क्या माफियाओं के लिए और क्या आंदोलनकारियों के लिए क्या अलग अलग कानून है, क्या अलग अलग नियमावली बनी हुई है? हम देखते हैं एक तरफ जब योगेश डिमरी के साथ के लोग हैं उनको तो अरेस्ट कर लिया जा रहा है, उन पे तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो माफिया हैं जिनके खिलाफ योगेश डिमरी लड़ रहे हैं, जिन्होंने वो हमला किया, उस पर कितनी कार्रवाई की जाती है? जी, आपका सीओ ऑफिस आने का क्या मेन उद्देश्य था? हमारा यही उद्देश्य था कि हम लोग जो मुकदमा उन पे दायर किया गया है कुछ लोगों पे, उसको कैसे वो तत्काल वापस लें, और जो योगेश डिमरी पे जो कातिलाना हमला किया गया है उसके जो दोषी हैं वो आज तक चिन्हित क्यों नहीं हुए, उनको आज तक दंडित क्यों नहीं किया गया? क्या हमारी पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर कुछ है ही नहीं इस राज्य के अंदर? क्या इस देवनगरी में, कहना चाहिए ऋषिकेश तो एक देवनगरी है, इस देवनगरी में इतना बड़े तरह का आतंक कैसे हो रहा है? कैसे नशा यहाँ पे बिक रहा है? कैसे घर घर नशा जा रहा है यहाँ पे? और नशे का जो प्रचार कर रहा है जो व्यक्ति, नशे के खिलाफ जो मुहिम चला रहा है जो व्यक्ति, और वो एक पत्रकार भी है, उसमें ऐसा हमला क्यों हो जा रहा है? ये तो विवेचना का विषय है ना, ये पुलिस और प्रशासन इसकी विवेचना करे, ऐसा क्यों हो रहा है इस धर्म नगरी में? तो हम इसीलिए यहाँ पे आए थे कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का क्या क्या स्थिति है इस ऋषिकेश के अंदर, सरकार गंभीर है भी या नहीं? तो सीओ साहब मिले आपको? नहीं मिले। कारण हो सकता है भी उनकी भी जो आजकल जो 10 तरह के उनके और भी काम होते हैं, वहाँ कहीं व्यस्त होंगे, कोई कारण हो सकता है, उस पर हमें कहीं पे भी कोई वो नहीं है कि हम कोई उन पे आरोप लगाएं। लेकिन स्थिति यही है कि कोई भी ऐसा जिम्मेवार व्यक्ति यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है उनकी जगह, इसको जरूर हम कहेंगे। कम से कम यहाँ पे एक ऐसा जिम्मेवार व्यक्ति तो बैठा होता कि अगर हम देहरादून से कुछ लोग प्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं तो उनके जगह कोई तो होता जिससे हम अपनी बात को रखते, वो हमें उत्तर देता। मतलब ऐसा कोई सक्षम अधिकारी भी यहाँ पे नहीं है जो उस बात का उत्तर देके हमें संतुष्ट कर सके। तो आपने दे दिया अपना ज्ञापन? हमने ज्ञापन दिया है, रिसीव भी लिया है, लेकिन ज्ञापन तो हम कैसे भी भेज सकते थे। ज्ञापन भेजना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक व्यक्ति आता है ज्ञापन देके चला जाता। सवाल ये होता है कि जब एक प्रतिनिधि आता है तो प्रतिनिधि बहुत कुछ सोच के आता है, वो चाहता है कि मैं इस प्रशासन से उत्तर भी चाहूँ कि आखिर इस राज्य के अंदर हो क्या रहा है, इस नगरी में हो क्या रहा है, ऋषिकेश के अंदर ऐसे वारदातें क्यों हो रही, इस वारदात में आपकी क्या भूमिका है, आप क्या कर रहे हैं ऐसी जगह पे? अगर कल फिर ऐसा कोई वाकया हो जाता है उसमें आप क्या करेंगे? आज तक दोषी को आपने चिन्हित क्यों नहीं किया, दोषी को क्यों नहीं आज तक गिरफ्तार किया? वो और कोई सब बातें सच या झूठ हो सकते हैं, लेकिन योगेश डिमरी को जिस तरीके से मारा है तो उसका तो मेडिकल सामने है, हॉस्पिटल सामने है गवाह उसका। वो एम्स में इतने दिन रहा है, उसका जबड़े बिल्कुल तोड़ दिए गए, वो मुंह से आवाज नहीं निकाल सकता था। वो बोलता क्या वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करता, क्या वो बोलता, उसकी तो ऐसी अधमरी स्थिति कर दी थी कि वो जिंदा भी है या मरा भी है ये भी कोई पता नहीं लगा सकता था। वो एम्स में जाके अगर उसका इलाज ना होता। तो मेरा कहना है कि इस समय हम पूरी तरह से अगर आक्रोशित हैं तो इस देश के, इस राज्य के और इस नगरी के जो पुलिस प्रशासन है उस पर हम नाराज हैं। मैम, अभी पुलिस प्रशासन में भी लगभग 36 से ज़्यादा अफसरों को यहाँ से तबादला कर दिया गया है, इस विषय में क्या कहेंगे? क्योंकि जब डिमरी जी पर हमला होता है उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आती है, इस विषय में क्या कहेंगे? बिल्कुल, लोगों के मुंह खामोश कर दिए जाए, इसीलिए ट्रांसफर होते हैं। जिलाधिकारी को हटा दिया गया देहरादून के अंदर, बंसल जी को ले आया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये था कि हम कल परसों उनसे मिलने भी गए तो स्वाभाविक है हम उन पर आक्रोश उतना व्यक्त नहीं कर सकते थे जितना पुराने जिलाधिकारी पे आक्रोश व्यक्त कर सकते थे। तो इससे आपने महकमे में सारी जो उलटफेर की है वो इसीलिए कि उनको पता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। किसी को आप जान से मारने का उस पर हमला करेंगे, जानलेवा हमला करेंगे, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, और वो भी एक सामान्य व्यक्ति नहीं। तो फिर सामान्य व्यक्ति की क्या स्थिति है इस राज्य के अंदर? वो कैसे जिंदा रहेगा? एक सामान्य चलने वाला आदमी, अगर वो ऐसा कोई छोटा मोटा पत्रकार नहीं था, उसको सब लोग जानते थे। अंकिता के बाद कम से कम वो पूरा उत्तराखंड उस पत्रकार को जानता था, क्योंकि उसने अंकिता की वीडियो को बहुत वायरल किया था। तो ऐसा पत्रकार जिसको जनता जानती हो उसके ऊपर आपने इस तरह का हमला किया, तो ये तो बहुत सोचनीय और निंदनीय करते हैं। एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा। पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा जाता है कि चौथा स्तंभ है ये जो कहेगा या फिर ये जो दिखाने का कार्य कर रहा है, समाज की बातों को उजागर करने का, फिर पीड़ित की बातों को उजागर करने का। जब पत्रकार के साथ ही ऐसी चीजें की जा रही हैं तो आम जनता या फिर आम जन कोई भी जाता है इसका विरोध करता है,
तो क्या वो सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि वास्तव में आप जैसे पत्रकार जो लोग हैं, आज आप भी हमसे बात कर रहे हैं तो ये चीज़ वायरल होगी। आप लोग तो वो लोग हैं जो जनता की आवाज़ को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। अगर वही भाई, हमारा स्तंभ कौन है? चौथा स्तंभ जरूर है पत्रकार पूरे उसका, लेकिन मैं सोचती हूँ जनता का तो मुख्य स्तंभ ही पत्रकार है, क्योंकि हमारी आवाज़ को उठाने वाला कौन है? पत्रकार है। कोई भी पत्रकार हो, वो अदना सा पत्रकार हो, चाहे बहुत बड़े अखबार का पत्रकार हो या मध्यम अखबार का पत्रकार हो, कोई भी पत्रकार है वो हमारे लिए सबसे मान्य व्यक्ति है, क्योंकि वो जनता की आवाज़ को ले जा रहा है, उस आवाज़ को ले जा रहा है जिसकी आवाज़ को लोग सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, हमारी सरकारें सुनना पसंद नहीं कर रही हैं। तो मैं तो पत्रकार महोदय जो आप लोग भी हैं, आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगी, और मैं ये भी चाहूँगी हमारे जैसे लोगों को भी इस चौथे स्तंभ को पत्रकारिता के और मजबूत करना चाहिए और उनके पक्ष में हमेशा खड़ा होना चाहिए। सर, अभी पंत मैम ने सारी चीज़ें बता दी कि अब क्यों ज्ञापन लेके यहाँ पे आए थे, जैसे सिंधी पर हमला होता है, तमाम चीज़ें, मगर इसके बाद की समीकरणें क्या होने वाली सिर्फ ज्ञापन देने से? क्योंकि उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति हर एक दिन, हर एक हफ्ते में एक ज्ञापन लेके या तो सीओ ऑफिस चला जाता है, फिर कहीं और किसी अधिकारी के पास से, मगर क्या ज्ञापन देने मात्र से तमाम चीज़ें सही हो जाएंगी? नहीं, देखिए, ज्ञापन जो है वो सब कुछ नहीं है। ज्ञापन एक माध्यम है, एक मिलने का, एक बात रखने का, लेकिन ज्ञापन से ही सब कुछ नहीं हो जाना है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इस प्रशासन से, इस जो हमारी कानून व्यवस्था है, क्या माफियाओं के लिए और क्या आंदोलनकारियों के लिए क्या अलग अलग कानून है? क्या अलग अलग नियमावली बनी हुई है? हम देखते हैं एक तरफ जब योगेश डिमरी के साथ के लोग हैं उनको तो अरेस्ट कर लिया जा रहा है, उन पर तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो माफिया हैं जिनके खिलाफ योगेश डिमरी लड़ रहे हैं, जिन्होंने वो हमला किया, उस पर कितनी कार्रवाई की जाती है? तो ये मैं जानना चाहता है, हम इस अभियान के माध्यम से हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अलग अलग कानून बना के रखे हुए हैं? माफिया के लिए अलग कानून होगा, जनता के लिए लड़ने वाले अलग कानून होंगे, अलग संविधान है। इस तरीके की बात को लेके हम लोग यहाँ आए हैं, और सिर्फ ये ज्ञापन दे के ही हम लोग खत्म नहीं करने वाले हैं। जिस तरीके से इन्होंने बताया, 14 तारीख को हम लोग एक गांधी पार्क में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। गांधी पार्क से सचिवालय कूच में हम लोग उसमें जाएंगे, उसमें अलग अलग संगठन के लोग होंगे, लेकिन डिमांड यही होगी, लड़ाई यही होगी कि इस तरीके के जो ये हमले हो रहे हैं, इस तरीके के जो अभियान चल रहे हैं, किस तरीके से प्रशासन उनको समर्थन दे रहा है, जो उनको लूट करने वाले लोग उनको समर्थन दे रहा है, उसको अपोज करते हुए हम लोग इस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए कार्यरत रहेंगे। सर, राज्य बनाने के लिए आंदोलन करा, लड़ाई लड़ी, राज्य में व्यवस्थाएं लाने के लिए आंदोलन करा, लड़ाई लड़ी, और राज्य में जो व्यक्ति हैं जो सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं या फिर पत्रकार भी हैं, उन पे हमला हो जाता है, उसके बाद उनको न्याय दिलाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। तो ये क्या मतलब जो उत्तराखंड है, सिर्फ आंदोलन करने के बाद ही हमें कुछ चीज़ें मिल रही हैं? देखिए, ये तो बहरी सरकारों को सुनाने के लिए हंगामे की ज़रूरत होती है, धमाकों की ज़रूरत होती है। ये हमारा उत्तराखंड का आंदोलन क्या है, हमारा देश का आंदोलन ने भी उदाहरण दिया है। लेकिन आज जो ये समस्याएं आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि जो भ्रष्टाचारी करने वाले लोग हैं, जब वो सरकार के अंदर बैठ जाते हैं और उनके जो समर्थन करने वाले लोग हैं उनको शय दिया जाता है, तो इस तरीके की चीज़ें ज़रूरी होती है, इस तरीके की घटनाएं होती हैं। लेकिन साथ साथ हम लोग ये भी बता देना चाहते हैं, हम सिर्फ ज्ञापनों में से काम चलाने वाले लोग नहीं हैं, हम तो सड़क पे लड़ने वाले लोग हैं। हमने आज़ादी का आंदोलन लड़ा, हमारे विचारों ने, हमारे जो विचार हैं हमारे राज्य का आंदोलन लड़ा, और हम इस तरीके के जितने भी जो घटनाएं होंगी उसके खिलाफ भी लड़ते हुए हम लोग अपनी बात को आवाज़ उठाएंगे और अपनी हक की लड़ाई को लड़ते रहेंगे।